सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक आरओ से एक नई कविता पढ़ेंगे। इस काव्य खंड से हम 5 कविताओं का अध्ययन कर चुके हैं और छठी कविता आपके सम्मुख है, जिसका शीर्षक है उषा और इसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो कविता पढ़ने से पूर्व हम संक्षिप्त रूप में शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व के बारे में, इनके जीवन के बारे में जान लेंगे। हिंदी के आधुनिक कवियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह अग्रिम पंक्तियों के कवियों में गिने जाते हैं। तो इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था, जो कि हमारे राज्य की राजधानी है। ये शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी साहित्य, चित्रकला और पत्रकारिता में ही गुजार दी थी। शमशेर बहादुर सिंह में छिछोरेपन, बड़बावलेपन, विज्ञापनबाजी और दुनियादारी नहीं थी। वह हमेशा बैर और नफरत से दूर रहे और एक फकीर की भांति उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं उनके बारे में जान लेंगे। कुछ इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं, जैसे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलोगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश। ये सब इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। और जो एक इनकी रचना है उषा, यह आपकी पुस्तक में उद्धृत है। तो हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो कविता का शीर्षक है उषा। तो उषा का अर्थ होता है कि सूर्योदय से ठीक पहले का समय। सूर्योदय से ठीक पहले के समय में क्या क्या होता है, किस प्रकार धीरे धीरे से प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, तो उस सब का वर्णन ये कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता में किया है। तो इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। ये बहादुर जी एक बिंबधर्मी कवि थे, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। तो प्रातःकाल के नीले नभ को जब कवि ने देखा तो उन्होंने इसकी तुलना राख से लीपे हुए चौके के साथ की है। वैसे तो नीले आकाश की तुलना परंपरागत ढंग से नीले सागर के साथ की जाती है, परंतु यहाँ कवि ने राख से लीपे हुए चौके के साथ उस नीले नभ की तुलना की है और उन्होंने इस आकाश को राख से लीपा हुआ चौका कहा है, अर्थात राख से लीपा हुआ चौका माना है। उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं है कि चौका जो होता है वह तो चिकनी मिट्टी से लीपा जाता है। चौका अर्थात कोई रसोई होती है, उसमें हम चौका देते हैं, तो मिट्टी से वो चौका लगाते हैं। तो कवि कह रहा है कि यह जो आकाश है वह उस राख से लीपे हुए चौके के समान है। वह जानते हैं कि चौका तो मिट्टी से लगाया जाता है, लेकिन फिर भी वह मिट्टी से नहीं अपितु राख से उस आकाश को लीपा हुआ मानते हैं। तो देखिए क्या क्या तुलना करते हैं वह इस आकाश की, और किन किन चीज़ों से तुलना करते हैं इस उषा के समय को। तो ये कविता में देखिए और अपनी पुस्तक भी अपने सम्मुख रख लीजिए। तो देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देख जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो बहुत छोटी सी कविता है ये। इस कविता का अर्थ जान लेंगे। तो इस कविता में कवि पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हुए कवि कह रहे हैं
कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। वह कह रहे हैं कि भोर का आकाश यानी सुबह का आकाश अत्यंत नीला था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी ने अपने चौके को राख से लीप लिया हो और अभी अभी लीपने के कारण वह गीला बना हुआ है। अर्थात कह रहे हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। वह कह रहे हैं कि वह प्रात का नभ ऐसा नीला था और इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि मानो किसी ने अपने चौके को राख से लीप लिया हो और अभी अभी लीपने के कारण वह गीला हुआ पड़ा है। अर्थात उषा के समय ये भोर की शीतलता भी आकाश में व्याप्त रहती है और उसमें एक आर्द्रता, एक गीलापन बना हुआ रहता है। तो इसके आगे देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब जब यहाँ पर एक और कल्पना करते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। वह कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो किसी महिला ने अपनी बहुत काली सिल पर केसर पीसकर उसे पानी से धो लिया हो। अर्थात केसर भी लाल होता है और जब सूर्योदय होता है तो उस समय आकाश में लालिमा छाई हुई रहती है। तो वे कह रहे हैं कि किसी स्त्री ने, किसी महिला ने अपनी बहुत काली सिल पर केसर पीसकर उसे धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या कह रहे हैं कि किसी स्लेट पर, यानी जो स्लेट होती है जिस पर बच्चा लिखता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे स्लेट और चौक दी जाती है, वह उस पर लिखता है। तो कवि कह रहा है कि किसी बालक ने अपनी स्लेट पर लाल खड़िया घिस दी हो। अर्थात लाल खड़िया से उस पर पूरी स्लेट लाल खड़िया के रंग से भर दी हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी महिला ने बहुत काली सिल पर केसर पीसकर उस काली सिल को धो दिया हो और किसी बच्चे ने किसी स्लेट पर लाल खड़िया अर्थात लाल चौक को घिस लिया हो। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो आकाश होता है उसका नीला रंग काली सिल तथा उषा के कारण आई लालिमा की तुलना उन्होंने केसर की लालिमा से की है। अर्थात जिस प्रकार केसर में लालिमा पाई जाती है उसी प्रकार उषा के समय आकाश का रंग लाल होता है, वहाँ लालिमा छाई रहती है। अब इसके आगे देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब कह रहे हैं कि नील जल में, यानी जो नीला जल होता है सागर का, समुद्र का जो नीला जल होता है, तालाब अथवा समुद्र के गहरे जल की नीलिमा में उषा की लाली को देखकर लगता है कि गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कि कोई श्वेत वर्णा झिलमिलाती स्त्री की देह का प्रतिबिंब उस नीले जल में हिल रहा हो। अर्थात जिस प्रकार आकाश में वो लालिमा छाई रहती है, तो उस आकाश की लालिमा समुद्र के गहरे जल की नीलिमा में उषा की लाली को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि किसी झिलमिलाती स्त्री की देह का प्रतिबिंब उस नीले जल में हिल रहा हो। और कह रहे हैं जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, कि अब कह रहे हैं क्योंकि अब सूर्योदय होने लगा है और उषा का यह जादूमयी प्रभाव कम होता जा रहा है। अब धीरे धीरे सूर्य उदय होने लगा है, सूर्य पहाड़ों से ऊपर आकाश में आने लगा है, तो अब सूर्योदय हो रहा है और जो उषा का जो समय होता है, जो उसका जादूमयी प्रभाव होता है, सूर्योदय होने के कारण वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यह है बहुत छोटी सी कविता है, ज़्यादा अधिक बातें इसमें कवि ने नहीं कही हैं, बल्कि केवल उषा का यानी सूर्योदय के समय का चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस कविता को ध्यान से देख लीजिए, बाकी प्रश्न उत्तर हम अभी इसके साथ साथ आपको प्रेषित कर लेंगे और इस कविता को समझने के बाद हम गद्य खंड से अपना अगली वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, ध्यान रखिए।
अपना स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और हमें आशा है कि जल्दी ही यह लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम पूर्व की भांति अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।